हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के अगले लेक्चर पे आते हैं। कल हमने बताया था दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं और किन किन विधियों से इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं ग्राफ के द्वारा ही हमको सॉल्व करना बताया गया है, उसी को हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफिकीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, आफताब है और अपनी पुत्री से कह रहा है। ठीक है, तो दो लोग हैं, इसमें कौन कौन से हैं? आफताब है और उसकी पुत्री। तो मान लेते हैं, माना आफताब की वर्तमान आयु, इस समय वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। इस समय आफताब की आयु कितनी है? x वर्ष। तथा पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान आयु ये मान लेते हैं y वर्ष। ये कितनी है? y वर्ष। अब देखो कब की बात कर रहा है? 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या रही होगी? 7 साल पहले, अगर कोई इस समय x साल का है तो 7 साल पहले x - 7 वर्ष का रहा होगा। ठीक, और पुत्री की आयु क्या रही होगी? पुत्री की आयु अगर इस समय y वर्ष की है तो 7 साल पहले y - 7 रहा होगा। ठीक है, ये पुत्री की आयु रही होगी। तो 7 साल पहले पुत्री से कहता है, ठीक, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं मानी आफताब पुत्री से 7 साल 7 गुना है, ये 7 गुना है। तो 7 से अगर इधर गुणा करते तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। प्रश्नानुसार जो आफताब है वो 7 गुना था किसके? अपनी पुत्री के। तो 7 से हमने पुत्री की आयु में गुणा कर दिया, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। x - 7 = 7y - 49। या इसको हम लिख सकते हैं x - 7y और +49 और -7 = 0। x - 7y और ये कितना आ जाएगा? 42 = 0। समीकरण 1 तैयार। ठीक, अब फिर देखो कुछ कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या हो जाएगी? इस समय कितने साल का है? x साल का। तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा? x + 3 वर्ष का। ठीक है, पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? इस समय 22 साल की है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? y + 3 वर्ष हो जाएगी। अब देखो इसके बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु रह जाऊंगा। 3 साल बाद जो है ये आफताब जो है वो 3 गुना है किसका? इसका, अपनी पुत्री की आयु का। इस समय जो उसकी आयु है वो 3 गुनी है किसकी? इसकी। तो 3 से इधर गुणा कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये भी प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां सॉल्व करेंगे तो x + 3 = 3y + 9 या x - 3y - 6 = 0। ये समीकरण 2 तैयार। ठीक है, अब देखो दो समीकरण बन गए। इनको हमें क्या कह रहा था? बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये बीजगणितीय रूप हो गया। ये क्या हो गया? बीजगणितीय रूप हो गया। अब इसको ग्राफ के रूप में हमको निकालना है। ठीक है, इतना आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन हम इरेज करने जा रहे हैं। अब देखो बीजगणितीय रूप जो हो गया समीकरण का वो ये हो गया। एक हो गई x - 7y + 42 = 0 और एक हो गई x - 3y - 6 = 0। ये हो गया ग्राफीय रूप और ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप। अब हम इसके ग्राफ को बनाएंगे। इन दोनों रेखाओं के क्या बनाएंगे?
ग्राफ को बनाएंगे। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें से y की वैल्यू निकालो, -7y इज इक्वल टू -x माइनस 42, यानी 7y इज इक्वल टू x प्लस 42, यानी y इक्वल टू x प्लस 42 बाई 7। ठीक है, यहां से y की वैल्यू निकालो, -3y इक्वल टू -x और प्लस 6, यानी 3y इक्वल टू x माइनस 6, y इक्वल टू x माइनस 6 बाई 3। ठीक है, x की वैल्यू रखेंगे y की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू रखेंगे y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, x की वैल्यू रखेंगे y की वैल्यू मिलेगी। तो जब x 0 रखोगे, x की जगह 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 42/7 यानी 6। ठीक है, x की जगह अगर हम -7 रखें तो हो जाएगा 35, 35/7 यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। दो ही बिंदु ले लेते हैं। यहां देखो, ये ऐसा करो, x की जगह -14 रखोगे तो क्या आएगा, x की जगह -14 रखा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -14 और प्लस 42 यानी 28 बचेगा, 28/7 यानी 4 बचेगा। ठीक, ऐसे यहां पे हम वैल्यू रखते हैं। x की जगह हमने रखा 0, x की जगह हमने रखा 0, तो जब 0 रखोगे तो -1 यानी -2 आएगा। x की जगह जब 6 रखेंगे तो ये y की वैल्यू क्या आएगी, 0, और x की जगह जब 3 रखेंगे तो y की वैल्यू -1। ठीक है, ये दोनों से हमने y की वैल्यू निकाल के दोनों को टेबल फॉर्म कर दिया। तो जो बिंदु मिलेंगे, प्राप्त बिंदु, दोनों रेखाएं एक साथ दिखा रहे हैं, वो 0,6, -7,5 और -4,4 हैं। ठीक है, यहां पे क्या प्राप्त बिंदु है, प्राप्त बिंदु 0 -2, 6,0 व 3 -1 है। ठीक है, इन बिंदुओं को प्रदर्शित कर या निर्देशित कर, प्रदर्शित कर उन्हें मिलाने पर x - 7y + 42 = 0 का ग्राफ प्राप्त होगा। अगर हम इन बिंदुओं को बनाएं और मिला दें तो हमें इस रेखा का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह इन बिंदुओं को प्रदर्शित कर उन्हें मिलाने पर x - 3y - 6 = 0 का ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है, ये हमको इन बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो इस लाइन, पहली लाइन का ग्राफ प्राप्त होगा और दूसरे वाले को मिलाएंगे तो दूसरी लाइन का ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसका ग्राफ बनाते हैं। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये ओरिजिन। ठीक है, अब देखो x पे जो पॉइंट है वो -14 तक है। ठीक है, तो ऐसा करो, -2, -4, -6, -8, -10, -12 और -14 ये आ गया। ऐसा करें कि हम बना ले जाए उस पेज में जितना डिस्टेंस लेते हैं, तो इधर भी दो ले लो, 2, 4, 6, 8, 10, इधर भी दो ले लो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे इधर भी -2, -4, -6, -8, -10। ठीक है, अब देखो बिंदु 0,6, 0 और 6,
0,6 आपका यहाँ आ जाएगा। ये कौन सा बिंदु हो गया? 0,6 -7 5, -7 आएगा यहाँ पे और 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, -7 5 ये बिंदु हो गया, ठीक। और फिर है -14 4 यहाँ कहीं आ जाएगा। तो इनको मिला देंगे, इनको क्या करेंगे? मिला देंगे, तो हमें एक लाइन मिल जाएगी। कौन सी? x, ये कौन सी लाइन? x -7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब इन बिंदुओं को बनाते हैं। 0 -2 एक बिंदु ये हो गया, 6, 0 ये हो गया, और 3 -1 3 0 -2 6 0 और 3 -1 3 यहाँ आएगा और -1 ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। इनको मिलाएंगे तो ये लाइन बनेगी, ठीक, ऐसे लाइन बनेगी। ठीक, ये दूसरी लाइन होगी तुम्हारी, और ये लाइन जहां काटेगी वही आंसर होगा, लेकिन हमें आंसर से मतलब नहीं, हमें बस रिप्रेजेंट करना है। ये दूसरी लाइन होगी, ठीक है। तो आप लोग के पास स्केल होगी, अपना सही से बना लीजिएगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, दो समीकरण जब हमको मिल जाते हैं तो हम उसमें y का मान दोनों से निकाल लेंगे, x हम अपनी मर्जी से चूज करते जाएंगे, तो y मिलता जाएगा, तो हमें 3 पॉइंट मिल जाएंगे। हम इन पॉइंट को बना के लाइन बना देंगे, एकदम सीधी रेखा में पॉइंट आएंगे। अगर सीधी रेखा में पॉइंट नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने कुछ गलत किया है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग ग्राफिकल मेथड से का चित्र बनाएंगे, ठीक है। इसमें प्रदर्शित करना था, सॉल्यूशन से हमें मतलब नहीं था। सॉल्यूशन से मतलब होता तो जहां पे काट रहा है वहां पे हम वो बिंदु देखते, वही आंसर होता, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 5 पेंसिल व 7 कलम का मूल्य। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य दिया है 50 रुपए। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है? 50 रुपए। और 7 पेंसिल व 5 कलम का जो मूल्य है वो है 46 रुपए, ठीक है। 5 पेंसिल 7 कलम 50 रुपए की है, 7 पेंसिल और 5 कलम 46 रुपए की है, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफीय विधि से हल करके ज्ञात करते हैं, ठीक है। हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है, वो भी किस विधि से? ग्राफ के द्वारा सॉल्व करके, ठीक है। ग्राफ विधि से हमको x और y का मान निकालना होगा। समीकरण बनाएंगे पहले, तो मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपए। एक कलम कितने की है, एक पेंसिल कितने की है, हमने मान लिया। पहली कंडीशन में क्या कह रहा है? 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल x की तो 5 पेंसिल 5x की। 7 कलम, एक कलम y की तो 7 कलम 7y की। इन दोनों को मिला के कितना है? 50 रुपए। 5 कलम लेते हैं, 7 पेंसिल लेते हैं, तो क्या आता है? 50 रुपए। ये पहली कंडीशन। दूसरे में 7 पेंसिल, एक पेंसिल x की, 7 पेंसिल 7x की। 5 कलम, एक y की है तो 5 कलम कितने की? 5y। ये मिला के आता है 46 रुपए, ठीक है। ये दोनों हमारी क्या बन गई? समीकरण बन गई। जिस कंडीशन में उसने कहा था उस कंडीशन के हिसाब से हमें क्या मिल गया? समीकरण। अब इन समीकरणों को ग्राफ के द्वारा हमें हल करना है। इन समीकरणों को किस विधि से हल करना है? ग्राफ के द्वारा। तो इन दोनों लाइन का हम क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। एक है 5x + 7y = 50 और एक है 7x + 5y = 46, ठीक है। यहां से 7y = 50 - 5x, ये तो आ जाएगा। y = 50 - 5x / 7। यहां देखते हैं 5y = 46 - 7x,
y इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। ठीक, दोनों जगह से y की वैल्यू निकाली। अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी। x की जगह अगर हम 0 रखें या 1 रखें तो 50 55 आ जाएगा, 2 रखें तो 10 40, 3 रखें 15। अब ऐसा कुछ रखेंगे कि हमें पूर्ण संख्या ही मिले, ठीक है। नहीं पूर्ण संख्या मिलती तब भी काम चल जाएगा, लेकिन ग्राफ में थोड़ा आपको पन्ने पे एकदम नाप के बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो कुछ रखते हैं, हम 0 रखते हैं। तो 0 रखेंगे तो 50/7 कितना आ जाएगा, 50/7, ठीक है। और अगर हम 2 रखते हैं तो आएगा 40/7, ठीक है। अगर 2 रखेंगे तो 40/7, और अगर 4 रखेंगे 20, यानी 30/7 आ जाएगा। ये 3 पॉइंट आ गए, ठीक। इस लाइन के लिए देखो, x रखेंगे y मिलता जाएगा। x जब 0 रखेंगे तो आया 46/5, ठीक है। x जब 2 रखेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी 46 में से 14 चला जाएगा, 32/5। और जब 3 रखेंगे तो आ जाएगा 46 माइनस 21 यानी 5, और ये 25/5 यानी 5 ही आ जाएगा, ठीक। तो ये हमने निकाल लिया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। देखो जितने भी हैं सब पॉजिटिव है, निगेटिव में नहीं है, इसलिए निगेटिव वाला जगह हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है। एक तरफ अब ये चीज हम पॉइंट को देख के निर्धारित कर लेते हैं कि पॉइंट जो है अगर निगेटिव में नहीं है तो क्या फायदा निगेटिव में जाने से, ठीक। तो देखो जो x का मान है वो ज्यादा से ज्यादा 3 इन तक आया है, तो 0 1 2 और ये 3, ठीक है। y का मान अब जैसे 50/7 है, 40/7 है, तो 7×7=35, 4 दशमलव कुछ आएगा, ठीक। 7 से 49, 7 दशमलव कुछ आएगा, तो ये 7 लाख के करीब लग जाएगा, और ये 5×9=45, ये 9 के करीब आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब होना क्या है कि ये सारी चीजें जो हैं आपको पैमाने पे लिखनी होती है, ठीक। और 1 सेंटीमीटर बराबर 1 खाना मान लिया, 1 सेंटीमीटर 1 खाना मान लिया, जैसा कॉपी में हमारा सुटेबल रहेगा वैसे हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 अंक भी मान सकते हैं, 2 अंक भी मान सकते हैं, और 2 सेंटीमीटर बराबर 1 अंक भी मान सकते हैं। तो 0 ये देखो 7 7 49 यानी 7.14 आएगा, 7.14, तो 7.14 यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। और किस पे, 0 पे, ये पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या हो गया, ये। दूसरा है 2, तो 2 हम यहाँ चले आए, और फिर है 40/7, तो 40/7 करेंगे तो 7 × 5 = 35 आया, 5.0, 7 से 49 यानी 5.7, तो 5.7 करीब आ जाएगा आपके यहाँ, ठीक है। ये 5.7 आ गया। तीसरा है 4 और 30.6 यानी करेंगे इसको, ये आ जाएगा 4 × 28 बचे 2 0 4 3 7 14 6 यानी 4.3 के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो 4.3, 4 पे 4.3, तो 4.3 आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये ऐसे लाइन रहेगी, ठीक है। ये एकदम सीधी लाइन रहेगी, 4 पे कितना था 4.3, ये एकदम सीधी लाइन आपकी रहेगी, ठीक है।
ये जब नाप के बनाओगे तो एकदम सीधी आएगी, अगर सीधी नहीं आ रही तो तुमने कुछ गलत किया। फिर दूसरा बनाते हैं, तो जब दूसरा लाइन बनाएंगे तो 0 x क्या है 0 और ये 46/5 9 25 45 9 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ ठीक। और ये आ जाएगा 5 6 30 और 2 है 6.4 2 पे 6.4 आएगा आपका यहाँ पे ठीक। और दूसरा है 3 पे 5 3 पे और 5 लगभग यहाँ आ जाएगा ठीक। तो ये एक लाइन ऐसे आ जाएगी ठीक। तो जब दोनों लाइन का हम ग्राफ बनाएंगे, अब जैसे ये ग्राफ जो है हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो, क्योंकि हमने नाप जोक के तो बनाया नहीं है एकदम, हमने क्या किया, जब इन पॉइंटों को बनाया तो एक रेखा ये ली, और इन पॉइंटों को बनाया तो एक रेखा ये ली, ये दोनों रेखाएं एक बिंदु P पर काट रही हैं ठीक है। ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, P पे काट रही हैं। अब P जो है वो हम देख लेते हैं x एक्सिस पे क्या आ रहा है, तो जो P का निर्देशांक है x एक्सिस पे चली गई दूरी 3 है और y एक्सिस पे चली गई दूरी क्या है 5 है ठीक है। ये जहां पे ये दोनों काट रहे हैं ठीक है, एक बिंदु हमें मिला P जहां पे ये दोनों रेखाएं काट रही हैं वो 3,5 है, यानी x की वैल्यू जो होगी वो 3 हो जाएगी और y की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी 5। अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपए तथा एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपए, ये आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कलम का मूल्य मान लेते हैं, पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं, समीकरण बना लेते हैं और समीकरण को ग्राफ के द्वारा ठीक है, ग्राफ के द्वारा हल करना था। तो एक समीकरण ये मिली, एक ये मिली, y की वैल्यू निकाल के x का मान हम अपने हिसाब से रख के जैसे जो ग्राफ पे बन जाए इजीली सॉल्व हो जाए वो हम ले लेते हैं और फिर दोनों लाइन को ड्रा करते हैं, जहां पे लाइन कट करती है वही उसका सोल्यूशन हो जाता है। ये x की वैल्यू हो जाती है, ये y की वैल्यू हो जाती है। इस तरह हमें एक पेंसिल और एक कलम की मूल्य पता चल जाता है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में कह रहा है अनुपातों A1/A2 B1/B2 व C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं कि समांतर हैं कि समपाती हैं। ये जो रेखाएं हैं ठीक है, जैसे एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन, इन रेखाओं को जब हम बनाएंगे, ये इन दोनों रेखाओं को जो बनाएंगे तो ये एक बिंदु पे काटेंगी कि समांतर होगी कि समपाती होगी, ये हमको बताना है ठीक है। ऐसे इसके बारे में बताना है, इसके बारे में बताना है और किसकी हेल्प से, इन अनुपातों की तुलना करके ठीक है। तो जो पहला पार्ट है वो हम देखते हैं। पहले पार्ट में A1 का मान क्या है 5, A1 का मान क्या है 5 और A2 का मान क्या है 7, यही x का गुणांक है, ऊपर वाले को A1 नीचे वाले को A2 कह देते हैं। तो A1/A2 कितना है 5/7। B1/B2 देखते हैं, तो B1 y का गुणांक है -4 और यहाँ है 6, सॉल्व करेंगे आएगा -2/3। C1/C2 देखते हैं, तो C1/C2 कितना आ जाएगा 8/-9। तो यहाँ से क्या मिला, चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है। अगर ऐसा होता है, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसका मतलब रेखाएं क्या हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ठीक है। अब हम दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरे पार्ट में A1/A2 का मान A1/A2 यह आ जाएगा 9/18 यानी 1/2। B1/B2 जो है वो है 3/6, ये भी आ जाएगा 1/2 और C1/C2 है 12/24, ये भी आ जाएगा 1/2। तो A1/A2
V1/V2 और C1/C2 तीनों क्या आ गए, बराबर आ गए। ठीक है, A1/A2 का जो मान है वही B1/B2 का मान है और वही C1/C2 का मान है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या है, रेखाएं क्या है, समपाती हैं। रेखाएं क्या है, समपाती हैं, इसलिए रेखाएं समपाती मतलब एक के ऊपर एक बनेगी। ठीक है, कई सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तीसरा पार्ट है 6, तीसरा पार्ट भी हम यही कर रहे हैं। तीसरे पार्ट में कह रहा है A1/A2, A1/A2 क्या है, 6/2 यानी 3/1। B1/B2 ये कितना दिया है, -3/-1 यानी ये भी इसके बराबर है। और C1/C2 ये आ जाएगा 10/9। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि A1/A2 और B1/B2 तो बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। और इस केस में रेखाएं क्या होंगी, समांतर, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए रेखाएं समांतर। ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों निकालेंगे, ठीक है, किस केस में रेखाएं समांतर होंगी और किस केस से समपाती होंगी। अगर आपने निकाला A1/A2 और B1/B2 ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब एक बिंदु पे काटेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। ठीक, और अगर निकाला A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आ गया, तो अब C1/C2 भी देखना पड़ेगा। अगर ये भी बराबर है तो हम कहेंगे रेखाएं क्या है, समांतर है। समांतर नहीं बल्कि समपाती है। क्या है, समपाती। ठीक, और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होने पे C1/C2 बराबर नहीं है, तो क्या है, समांतर। ठीक है, इसका मतलब कोई हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं। और यहाँ पे अनेक हल मिलेंगे या अनंत हल मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अद्वितीय यानी एक ही हल मिलेगा। ठीक, तो अगर ये कंडीशन होती है तो केवल एक हल मिलता है, यानी एक ही जगह रेखाएं कटेंगी। और अगर ये कंडीशन होती है तो एक के ऊपर एक रेखाएं होती है, यानी अनेक हल मिल सकते हैं। और ये कंडीशन होती है तो समांतर होंगी और कोई हल नहीं मिलेंगे, यानी दोनों रेखाएं एक की भी जगह नहीं काटेंगी। ठीक है, बात क्लियर है कि क्या कब होता है अनंत, कब होता है समपाती। और एक बात और ध्यान रखनी है, जब ये कंडीशन है तो हम कह सकते हैं कि संगत है। तो दोनों युग्म है वो क्या है, संगत है। और ये कंडीशन होती है तो हम क्या कहते हैं, असंगत। जो रेखा युग्म दिया है वो संगत कब होगा, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, या फिर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, संगत युग्म होगा। ठीक है, और अगर ये वाली कंडीशन है तो युग्म जो होगा असंगत होगा। तो जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने को कहेगा तो कहेगा चेक करो कि संगत है कि असंगत। तो चेक करोगे, अगर संगत आ रहा है तो उसको सॉल्व करोगे ग्राफिकल मेथड से, और असंगत आ रहा है तो नहीं, छोड़ दोगे, लिख दोगे कि ये असंगत है। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यही कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत। यदि संगत है तो ग्राफिकल विधि से सॉल्व कीजिए। तो जैसे दो समीकरण आपको दी होगी तो पहले आप चेक करेंगे कि संगत है कि नहीं। अगर संगत है तो ग्राफ के द्वारा जैसे भी हमने बताया था वैसे सॉल्व कर लेंगे, और असंगत है तो लिख देंगे असंगत है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको करना था। ठीक, अब आज के लिए इतना ही बता रहे हैं, अगले लेक्चर में हम आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को बताएंगे। तब तक आप लोग इतने क्वेश्चनों को कीजिएगा। ग्राफ विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों लाइन का ग्राफ बनाएंगे। अगर वो एक जगह काट रही है तो वही उसका सोल्यूशन हो जाएगा। अगर दोनों समांतर हैं
तो इसका मतलब कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और एक के ऊपर एक होंगी तो अनेक सोल्यूशन होंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो जब भी संगत होगा तो हमें जब ग्राफ के द्वारा सॉल्व करने को कहेगा तो यही इस टाइप से ही पूछेगा और यही आंसर आ जाएगा, जो ये x का गुणांक निर्देशांक होगा और y का निर्देशांक होगा, वही क्या हमारी x और y की वैल्यू होगी जो समीकरण में हम मानते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।